नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम मैथ की सीरीज़ में पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक टॉपिक जो ट्रायंगल है इसका। इस पे 3 से 4 क्लासेस बनेगी, क्योंकि अगर एक साथ सबको पढ़ाऊँगा तो सारे कंसेप्ट काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो आप ना तो आपको देखने में मज़ा आएगा ना उतनी एक्टिवनेस रहेगी आपके अंदर। अगर है तो मैं बाकी 4-5 वीडियो बना के इसको कंप्लीट कर दूंगा ज्योमेट्री का ट्रायंगल वाले पोर्शन को। 15-15 20-20 मिनट की होगी अपनी लेक्चर। तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की आज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो ट्रायंगल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है या फिर कुछ जिसको आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? पॉलीगन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, ये सब क्या है? पॉलीगन है। तो ये सब पॉलीगन्स है। तो इसमें से जो ये पॉलीगन है कौन सा? ये जो ट्रायंगल, इस पॉलीगन की चर्चा करेंगे आज हम। ट्रायंगल ख़त्म होने के बाद फिर हम इन पॉलीगन को उठाएंगे और ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। अब बोलेंगे सर पॉलीगन क्या होता है, पहले थोड़ा वो तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे पॉलीगन क्या होता है। देखो, पॉलीगन की एक छोटी सी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, सीधी भुजाओं से घिरा हुआ, सीधी भुजाओं से घिरा हुआ द्विआयामीय 2 डायमेंशनल बंद आकार। अब तुम समझे नहीं समझे कि अगर सीधी भुजाएं हो एक तो, और वो बंद आकार हो, उनसे घिरा हुआ कोई भी आकार होगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीगन। जैसे अगर मैं एक ये लाइन सीधी है, दूसरी लाइन ये है, तो पॉलीगन थोड़ना है, क्योंकि पॉलीगन की परिभाषा में एक लाइन में बोला बंद आकार। सीधी भुजाओं से घिरी हुई कोई आकार हो पर वो बंद हो, उन भुजाओं से इस तरह से बनाया गया हो जो बंद हो, तो कम से कम 3 लाइनें तो खींचनी होगी तो ही बन पाएगा। 2 लाइनों से देखो, ये लाइन खींची मैंने, दूसरी मैं इधर खींच सकता हूँ या फिर इधर ले जाऊँ, तो बंद तो फिर भी नहीं होगा ना। और तुम बोलोगे सर ऐसे ऊपर बंद कहाँ होगा भाई, ये तो पैरेलल हो गई, वही एक ही लाइन हो गई। बंद करने के लिए आपको 3 तो कम से कम चाहिए होगी लाइन्स आपको, जो सीधी होनी चाहिए। अगर जैसे मैं अब आपके सामने ये बनाता हूँ, ये बना दिया, बंद तो ये भी है पर ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि हम बोले एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे एक कर्व शेप ले गया तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, फिर मैं एक और बनाता हूँ। एक मिनट। अरे यार, शादी ब्याह चल रहे हैं भाई, बाहर चल रहे हैं फटाके वटाके, पता नहीं हो रहा होगा वो भी रिकॉर्ड वगैरह। यार ये ना सारी लाइनें जो ड्रॉ किया हूँ मैं एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलें एकदम सर स्ट्रेट नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं है, ये मान चलो एकदम सीधी है। तो अब इसमें क्या कमी रह गई कि ये पॉलीगन नहीं है? वजह बताओ, सोचो कि भैया सीधी लाइनें हैं पर ये क्या बंद नहीं है, यहाँ पे स्पेस बच गया ना ये, तो इसको अगर ऐसे तुम बंद कर दोगे तो ये पॉलीगन हो जाएगा। जैसे मैं ये बनाता हूँ एक, अरे बाप रे नीचे क्यों आ गया, ये स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है। यहाँ पे ये कर्व था, बाकी समय मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, जहाँ कर्व होगा मैं बोल दूँगा। तो भाई यहाँ पे मैंने ये किया तो ये भी क्या एक पॉलीगन है। तो ऐसे बहुत से पॉलीगन बन सकते हैं, और हमको जो पढ़ना है हमारे एग्ज़ाम के लिए उनमें मेनली यही काम आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो हम कौन से पॉलीगन की चर्चा करेंगे आज? इसकी, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। और कौन कौन सी पॉलीगन के बारे में आप जानते हो? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब पॉलीगन के बारे में हम जानते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया पॉलीगन
एक आकार होता है, एक ऐसा आकार जो सीधी लाइनों से घिरा हुआ बंद शेप, वो पॉलीगन होते हैं। तो कल के जब तुमसे पूछे कि भैया सबसे छोटा जो पॉलीगन है, सबसे छोटा इन द सेंस कि जिसमें कम से कम लाइन सीधी रेखाओं का प्रयोग हो रहा है, ट्रायंगल है। 1 2 3 लाइन बनाई और हमने एक बंद आकार बना दिया, ट्रायंगल। बाकी तो कितनी भी बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, जैसे ये क्या बोलते हैं 6 भुजाओं से बंद हो गया ये, बाद में तुम 8 पे चले जाओ, तो मतलब बनाते रहो, कोई वो नहीं है। और पर सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। तो हम उसी की चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे भैया ट्रायंगल में कंसेप्ट क्या है, बेसिक उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ताकि उनका पता हमको जब होगा तो हम डीप में जाके जो ट्रायंगल को पढ़ेंगे तो आपकी नींव लड़खड़ाए नहीं। बेसिक जो नींव होती है वो मजबूत करने के लिए लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आता हो सकता है तुमको आता हो ये सारी चीज़ें, पर कई लोग हैं जिनको नहीं आता होगा। तो मैं पॉलीगन की अपनी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अरे कहाँ गया पॉलीगन, हाँ, ये पॉलीगन की डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो गई। अगर देख कम से कम 3 तो लाइन चाहिए होंगी, तो उसको क्या बोल दिया हमने? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मतलब ट्रायंगल। 4 हो गई तो उसको बोल दिया क्वाड्री लैटरल। अब देखो 4 में देख तुम्हारे वो आ जाता है, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो हम जब मैं बोलूँगा क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बोलते ही आपके दिमाग में रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों आने चाहिए दिमाग में। ऐसा नहीं है कि कल को जब रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, फिर इनके जो स्क्वायर रेक्टेंगल्स के इनके भी जो प्रकार होंगे अलग अलग, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाएं होंगी, सीधी भुजाएं होंगी, उनसे बनी हुई कोई आकार होगी जो बंद होगी, वो क्वाड्रिलेटरल है। सीधी सी बात है। तुम कल को जैसे ये पढ़ोगे रोम्बस, तो भैया 4 भुजाएं ना, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तुम ये भी पढ़ोगे पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ये समलम चतुर्भुज, ये समलम चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब तुम ये पढ़ोगे तो ये सब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं? 4 भुजाएं चाहिए बंद आकार बनाने के लिए, एक पॉलीगन का निर्माण करने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 भुजाएं। जो 4 भुजाओं से बंद आकार जो भी दिखे सब क्वाड्रिलेटरल है, सीधी रेखाओं से, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर 5 भुजाओं से मिलकर हम बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेंटागन। क्या? पेंटागन। 6 भुजाएं अगर हम यूज में ले रहे हैं तो उसको हेक्सागोन। 7 भुजाओं का अगर हम यूज में ले रहे हैं तो उसको हेप्टा। 8 होगा तो उसको ऑक्टा, 9 होगा तो नोना, 10 होगा तो डेका। बाढ़ में जाए, कुछ मतलब नहीं अपना, अपना काम यहाँ तक ही हो जाएगा। मतलब हल्का फुल्का इस यहाँ तक मेन तो यही है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये हेक्सा, हेप्टा वगैरह हल्का हल्का थोड़ा हमको माइनर सा इसका जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आ जाते हैं कि क्वेश्चन, तो हल्का हल्का जरूरत पड़ेगी, हम पढ़ लेंगे। पर मेन तो यही है अपने कौन से मेन खिलाड़ी यही है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, चालू करते हैं फिर अपना ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट। एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, पहले टाइप्स बता देता हूँ आपको ट्रायंगल की। हालांकि अभी इस लेक्चर में इनका कोई यूज नहीं होगा, पर इनको बताने के बाद मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्योंकि जो बेसिक प्रॉपर्टी में जो बताऊंगा आपको अब इनके बाद, वो इन सब पे लागू होगी। कल के जाए ये ना हो कि सर ये प्रॉपर्टी इसके लिए यूज होती है या फिर इसके लिए होती है, ये सब के लिए, क्योंकि हम ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ये तो सब ट्रायंगल के टाइप्स हैं ना भाई तो ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और ये सब पे लागू होगी। और इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा इन सब की खुद की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो जिनको यूनिक बनाती है दूसरों से। तो वो हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको तब, ठीक है। अब आते हैं इसमें। तो भाई ये है अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल को बांटने के लिए 2 तरीके से, एक तो एंगल के हिसाब से हमने बांट लिया ट्रायंगल को, और एक बांट लिया साइड्स के हिसाब से। एंगल के हिसाब से एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल, एक ऑब्ट्यूस। एक्यूट क्या होता है? जिसमें 2 भुजाओं के मध्य का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है।
और जो 90 डिग्री के बराबर हो गया वो क्या हो गया, राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो गया एंगल तो वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। अब ये बोलेंगे अरे अच्छा हाँ, थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। इसको न्यून कोण, इसको सम कोण, इसको अधिक कोण, ठीक है। और इस ये तो हो गए एंगल के हिसाब से। हम बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे। जो सवाल लगाएंगे तो हमको पता होना चाहिए भैया ये कौन सा एंगल है। अगर एंगल के हिसाब से देखें कौन सा ट्रायंगल है, एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल है, ट्रायंगल है, अच्छा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, ये हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन करेंगे तब। तो ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 90 डिग्री से कम कोई एंगल बना रहा है ट्रायंगल तो वो क्या होगा, एक्यूट। 90 डिग्री के बराबर बना रहा है कोई भी दो भुजाओं के बीच तो वो राइट एंगल। और अगर 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है उसमें एंगल तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। अब भुजाओं के हिसाब से देख लेते हैं भैया। अभी तो एंगल जैसे ये ट्रायंगल बनाया हमने तो इनके बीच का जो एंगल थे ना, इनमें ये जो एंगल बन रहे हैं, आपको पता है ना एंगल की डेफिनेशन, जहाँ दो लाइनें आकर मिलती है तो उनके बीच में जो एक निर्माण होता है एंगल का। तो ये लाइन आ गई, एक ही लाइन है, यहाँ पे निर्माण हो गया एंगल का, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी, सब 90 से कम होंगे, 60 का हो गया, 70 का हो गया, 60 70 कितना हो गया, 130 और 50 का ये हो गया, है ना। तो ये क्या है, न्यून कोण। अगर इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री बना लिया, दो एंगल 90 डिग्री आ जाता है कोई भी यहाँ, और कोई 90 से बड़ा आ जाता है, जैसे ये 90 से बड़ा आ गया, 140 आ गया मान ले, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी एंगल 90 के बराबर है तो राइट एंगल, और उसके एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट, 90 से ऊपर है तो ऑब्ट्यूज, ठीक है। ठीक है भाई, अभी हमने बात कर ली एंगल के हिसाब से, देख लिया ट्रायंगल को। अब हम देखते हैं इसकी साइड्स के हिसाब से। भैया ये जो साइड्स है ना इसकी, जैसे ये साइड, एक साइड ये रही, एक ये रही, इनसे मिलके यहाँ पे बन गया क्या, एंगल। तो इन साइड्स को देखते हैं, ये भी भैया अलग अलग नखरे हैं इनके। अगर ये साइड्स ये अलग है, ये अलग है, बराबर नहीं है, ये एक सेंटीमीटर मान लो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंट साइज़ की है सारी साइडें। तो इसको बोलते हैं विषमबाहु, विषमबाहु, ठीक है। कि भैया ये जो साइड्स वगैरह हैं सबकी साइज अलग अलग है, हर एक साइड, कोई भी साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो वो क्या हो गया, विषमबाहु। अब आते हैं हम दूसरे पे कि भैया ये देखा, इसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो भैया ये होगा आइसोस्केलस। इसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तो वो समद्विबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, भाई अलग अलग खेला खेल रही है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो वो विषमबाहु। और जिसकी भैया तीनों ही भुजाएं बराबर हो गई, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो नाम से पता लग रहा है समद्वि, समद्वि मतलब 2 भुजाएं हैं जो समान, वो समद्विबाहु। विषमबाहु, विषम है एकदम एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सब अलग अलग है। विषमबाहु, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो वो समबाहु। अब मेरे भाइयों बहनों, अब आपकी समझ में आ गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स और अकॉर्डिंग टू साइड्स के हिसाब से हमने बांट दिया है। ये 6 टाइप्स बन जाते हैं जैसे अगर हम देखे जाए तो, अकॉर्डिंग टू एंगल्स 3, अकॉर्डिंग टू साइड्स 3। तो ये टाइप समझ में आ गया। मैं बोलता हूँ कोई एंगल है जिसका ट्रायंगल है, उसके अंदर एंगल 90 से कम है तो एक्यूट एंगल, अच्छा ठीक है। कोई एंगल ट्रायंगल है जिसकी 2 भुजाएं बराबर तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ये समझ में आ गए 6 टाइप्स है ट्रायंगल्स की। तो अब मैं जो प्रॉपर्टीज आपको बेसिक, जिसके लिए हमने लेक्चर तैयार कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो इन सब पे लागू होगी, ठीक है। और उसके अलावा जब इनकी कुछ और खुद की अलग अलग विशेषता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लियर रखना माइंड में, अभी जो प्रॉपर्टी बताऊँ ये सब पे लागू होगी, सबका साथ सबका विकास होगा इसमें। अगला जो हम लेक्चर लाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का, तो उसमें हर एक जो टाइप्स हैं ये ट्रायंगल के, इनकी जो खुद की कुछ खासियत है जो इनको यूनिक बना रही है,
उनका जिक्र करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब एक एक टाइप्स के ना। चलो अब आगे आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, फंडा नोट बनाते चलना ताकि जैसे याद रहे ना कि कितनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक एक को समझते चलना। जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके 3 किनारे होते हैं। ये बोलो क्या बात है सर, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज होता है। अरे भाई सुनो, प्रॉपर्टीज है जिसके 3 शीर्ष होते हैं। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया बात। 3 शीर्ष, 3 किनारे और 3 कोण, ये हो गया त्रिभुज। एकदम बहुत बढ़िया। आगे आ जाता है दूसरी प्रॉपर्टी, अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। अब ये त्रिभुज है, ये अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये बोलने वाला अल्फ़ा बीटा गामा, ये इंटीरियर एंगल है, इनका योग हमेशा 180 होगा। इससे ऊपर जा रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं है। ठीक है भाई साहब। नंबर 3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब मैं बोलता हूँ बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाह्य कोणों का योग, अब बोलोगे सर बाह्य कोण कौन से होंगे इसमें? हाँ बताते हैं। जैसे ये खींच दिया मैंने बाहर, ठीक है, ये खींच दिया मैंने इधर, ये खींच दिया इधर, तो जो बाह्य कोणों का इसका जो योग होगा वो होगा 360। अब बोलेंगे 360 कैसे? अंतः कोणों का 180 हो गया, जो बाह्य कोणों का यहाँ कुछ एंगल बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा, तो इनका जैसे मैंने ए बी सी, तो जैसे ए बी सी ये हो गया 360 डिग्री। बाह्य कोण का योग कितना होगा 360, 360 होगा बाह्य कोणों का। अब देखो ऐसे ये मान लेते हैं ये सी है ना, तो इसकी वैल्यू पता क्या होती है? इधर है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है, ये गामा, इसके अलावा बच गए जो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बीटा प्लस अल्फ़ा ना। जैसे इधर ए है तो ए के चिपक कौन सा रहा है, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को छोड़ के बाकी जो बच के उसके बराबर इसकी वैल्यू होती है, तो क्या हो जाएगी बीटा प्लस गामा। जैसे इधर बी है, बी के चिपक रहा है बीटा, बीटा को छोड़ के बचा गया अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, इंटीरियर का 180। ठीक है, अब आते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। अब बोलेंगे क्या बक दिया भाई इंग्लिश में? हाँ बता रहे कि जो क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, जैसे मैं इधर देखता हूँ भैया ये है गामा, ठीक है, तो ये गामा और ये सी, तो ये इनकी बात कर रहा है, ये गामा और सी, इनका जो योग होगा ना, इधर गामा सी, इधर बताओ क्या होगा ए प्लस अल्फ़ा, इधर क्या होगा बी प्लस बीटा, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी वैल्यू क्या होगी 180। और ये तो हमको ही पता है सर, सीधी लाइन जा रही है तो ये 180 बनाता है सीधी लाइन तो एकदम। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं भी कि ये जो है ना गामा और सी क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, इनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो एंगल जिनका योग 180 हो जाता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ 70 और 110 डिग्री है, तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल।
मैं बोलता हूँ 150 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इनका योग 180 तो क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं समपूरक। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं पूरक कोण। इसमें क्या होता है, कोई भी दो एंगल है, जैसे अल्फ़ा, जैसे सॉरी ए और जेड, ए डिग्री जेड डिग्री, कुछ ऐसे एंगल मान लिए मैंने, तो इनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे अगर 70 और 20 ये दो एंगल है, 90 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो एंगल मिलकर 90 का निर्माण कर दे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। दो एंगल जो मिलकर उनका योग 180 कर दे, वो क्या, सप्लीमेंट्री। ठीक है भाई लोगों। हाँ, तो अपनी कितनी प्रॉपर्टी होगी भाई साहब, तुम याद रख के चलो, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बाद में बोलेंगे भूल गए। 1 2 3 4। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि दो भुजाओं का योग, जैसे मैं ए और बी ले लेता हूँ, या फिर मैं ए सी ले लेता हूँ, या बी सी ले लेता हूँ, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं हम। तो कोई भी दो भुजाओं का योग, जो बाकी बच गई तीसरी भुजा, कोई भी दो भुजाओं का योग जो बाकी तीसरी बच गई, उससे हमेशा ज़्यादा होगा उसका योग। तो भैया यहाँ ए बी है, तो इनका योग सी से ज़्यादा होगा। ए और सी है, तो इसका बी से होगा। बी और सी है, तो ये ए से। कोई भी दो भुजाओं का योग, शेष बच गई जो भुजा है, शेष भुजा से बड़ा होगा उनका योग। बहुत बढ़िया। बड़ी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी दो भुजाओं का अंतर, भाई ये जोड़ लिया पहले, अब थोड़ा घटा घुटी कर लो, जोड़ लिया, अब घटा के देखो फिर क्या फ़र्क आता है। कि कोई भी दो भुजाओं का अंतर, ठीक है वही मान लेते हैं ऊपर, ए माइनस बी का अंतर, ए माइनस सी का अंतर, बी माइनस सी का अंतर, शेष भुजा से जो बच गई, इनके अलावा दो ले ली इनका अंतर, बाकी जो बच गई उससे क्या होगा, छोटा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, मैं लिख देता हूँ, दो भुजाओं का योग ग्रेटर देन थर्ड भुजा, या अंतर लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, ओके। अब कि जैसे मान ले, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 है, मान लेते हैं। 7 से 13, 5, हाँ 5 से बड़ी, 5 से 11, 7 से बड़ा है। ठीक ठीक, हाँ सही है। जैसे मैंने साइड वैल्यू रख दी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू रख दी 5 सेंटीमीटर, बी की 6 सेंटीमीटर, सी की 7 सेंटीमीटर। अब जो भी साइड छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है, 5 सेंटीमीटर, उसकी साइड से झांकने पर जो एंगल नज़र आ रहा है, ये फिर से बता देता हूँ मैं। ये बात याद रखना, छोटी भुजा के सामने जो बनेगा कोण, वो क्या बनेगा, सबसे छोटा। बड़ी भुजा के सामने जो कोण बनेगा, वो बनेगा सबसे बड़ा। जिस भुजा की साइज बड़ी, उसके सामने वाला कोण बड़ा। जिस भुजा की साइड छोटी, उसके सामने वाला कोण छोटा। ठीक है। एक छोटी सी मैं बात तुमको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन होता होगा कई बार आप लोगों को। जैसे मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, और मैंने मान लिया यहाँ पे एक एंगल बना दिया थीटा। थीटा की विपरीत भुजा कौन सी है, ये बताओ मुझे। कि थीटा की विपरीत भुजा कौन सी है। तो ये थीटा है, तो विपरीत भुजा बोला जाता है सामने जो दिख रही है। तो थीटा की विपरीत भुजा कौन सी है, ए बी। अब मैं बोलता हूँ शीर्ष ए की विपरीत भुजा कौन सी है, बी सी। मैं बोलता हूँ शीर्ष बी की विपरीत भुजा कौन सी है, ए सी। अब मैं बोलता हूँ भुजा ए सी का विपरीत कोण कौन सा है। तो ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो, जैसे मान ले मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ,
बोले सर क्या गुड़ गोबर कर दिया पूरा। बी सी, मैं बोलता हूँ शीर्ष ए के विपरीत भुजा तो कौन सी होगी, बी सी। जैसे एंगल थीटा है, थीटा के विपरीत भुजा कौन सी है, ए बी। अब मैं बोलता हूँ भुजा ए सी के विपरीत कौन कौन सा होगा, एंगल बी। ये 3 लाइन समझ में आ गया आपके, तो बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि ये जो बताया ना यहाँ पे कि छोटी भुजा का विपरीत जो कोण होगा, आप बोलेंगे कहाँ विपरीत है, सामने। अब ठीक है, जैसा भी आपको लग रहा है देखने में, पर इसको ऐसा बोला जाएगा कि छोटी भुजा का जो विपरीत जो कोण होगा वो छोटा होगा, बड़ी भुजा के जो विपरीत जो कोण होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। अभी जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया वो कंसेप्ट। ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये बताओ कि भैया सबसे बड़ा जो एंगल होगा कौन सा होगा, ए बी सी। एंगल ए बड़ा होगा, एंगल बी बड़ा होगा, एंगल बी या फिर एंगल सी, कौन सा एंगल बड़ा होगा मुझे बताओ। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो बता दोगे, अगर पूरा फोकस इधर ही होगा तो हमको पता है कि सर जिसकी भुजा छोटी उसके विपरीत कौन छोटा, तो सबसे छोटा तो हो गया ये, फिर ये हो गया ये उससे बड़ी भुजा है तो इसका विपरीत एंगल हो गया ये, तो ये सी से, और सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे बड़ा एंगल ये होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ए, सबसे बड़ा ये। यहाँ पर बी के बाद जो गलत एरो लगा दिया मैंने, वो बी की साइड होगा उसका। अगर आप लोग बता दो देवे, अगर ध्यान होगा तो आपको। ए बी सी 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी भुजा की साइज़ सबसे बड़ी है, बताओ। सर ये एंगल सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, सबसे बड़ा यही है, तो ये एंगल कहलाता है भुजा बी सी का विपरीत, तो ये भुजा सबसे बड़ी होगी। इसके एंगल के सामने ये भुजा है तो सबसे बड़ी बी सी, फिर एंगल ये है 60 तो इसके सामने वाली ए बी, फिर 50, फिर ये ए सी। इनकी लेंथ ही, हालांकि हमको नहीं पता क्या क्या लेंथ है इनकी, पर एंगल के हिसाब से हम इतना आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, ऑर्डर क्या होगा उनका, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का प्रक्रिया आगे करेंगे हम। पर फिलहाल बस इतना कि हाँ अच्छा 70 60 50 है तो हाँ 70 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, 60 के सामने वाली उससे छोटी होगी, पर 50 के सामने वाली जो बनेगी भुजा उससे तो बड़ी होगी 60 वाली। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कितनी हो गई अपनी प्रॉपर्टी, अरे बाप रे, हाँ 7 नंबर थी। चलो अब आगे आते हैं। अब क्या कुछ समानता नज़र आ रही है, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको। तो देखो जैसे कोई ट्रायंगल होता है ना, उसका जो नीचे का जो ये है साइड, जो साइड है नीचे की, इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जो ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा जो ये है, इनका क्या है, ये बेस है, जो क्या है कॉमन है। अगर ऐसे दिख जाए, अगर समझ लो कि भैया ये बेस है और इस पे 2 ट्रायंगल खड़े कर दिए, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगती है कि ये जो थीटा है इसका आधा हो जाता है। ये नंबर 8वीं प्रॉपर्टी है, क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और एक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी सिर से सामने वाली भुजा पर एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई लाइन खींच दो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर ये जैसे ये कोई एंगल है, इसमें से एक ऐसी लाइन खींचो जो बराबर भागों में बांट दे इस एंगल को, एंगल बाइसेक्टर। ये तो है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है एंगल बाइसेक्टर। तो इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन जा रहा है ना, कौन सा, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच में, तो जो ये एंगल बनेगा ना यहाँ पे इनके बीच में ये, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे थीटा है और इनको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, इनको मैं बीटा बोल देता हूँ, तो ये थीटा की जो वैल्यू होगी ना, तो ये अल्फ़ा बीटा का जो अंतर होगा उसका हाफ होगा ये।
याद रखना आप लोग। अब बोलेंगे सर क्या, ये तो है एंगल बाई सेक्टर और ये है परपेंडिकुलर। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, कोई भी ट्रायंगल हो, वो एक्यूट हो या फिर वो ऑब्ट्यूज हो या फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर जो विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें एंगल वाइज सेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच में जो एक एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो बेस पे जो बन रहे हैं दो एंगल, इनके अंतर का हाफ। हाँ, इसी के साथ एक और छोटी सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें जो कन्फ्यूज करेगा आपको कल जो सवाल लगाओगे कल के जब, तो ये जो परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर, अब बोले सर परपेंडिकुलर इधर है या फिर एंगल बाई सेक्टर इधर है, या फिर एंगल बाई सेक्टर इधर है तो ये इधर क्यों है, ये परपेंडिकुलर इधर क्यों, ये उधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। कल को जब क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाए तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, किसको किधर रखना है, एंगल बाई सेक्टर को किधर रखना है, परपेंडिकुलर को किधर रखना है। जो परपेंडिकुलर है, अरे लंब है, इसको लंब बोलते हैं ना, ये होगा हमेशा, जैसे ये इधर अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इनमें से जो भी बड़ा एंगल है उसकी साइड होगा ये। तो यहाँ पे कौन सा होगा फिर बड़ा, अगर हमने इधर रखा है तो परपेंडिकुलर, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ बिगर एंगल, जो एंगल बड़ा होगा उस साइड परपेंडिकुलर होगा, छोटा एंगल साइड होगा एंगल बाई सेक्टर। ठीक है भाई जी, ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये भुजा है ना, तो इस ट्रायंगल की मैंने जैसे 2 सेंटीमीटर रख दिया, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, शिट गलत हो गया, 5 रख सकते हैं। अब बोले सर 6 क्या दिक्कत थी, 6 रख देते, 5 क्या, अरे भाई तुमको समझाया ना मैं अभी, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, 2 का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो वही लगा के देख लिया करो, अगर वो नहीं बैठ रहा तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, हो फिर तुम ज़बरदस्ती बना रहे हो ट्रायंगल। हाँ, तो एक छोटा सा जो परिमाप, नाम सुना होगा आपने, पेरीमीटर, वो बताना, बस बाकी अपना बेसिक हो गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये साइड हम फीता लेके निकले नापने, अच्छा ओके 2 सेंटीमीटर, फिर इधर नापते गए, तो ये 2 और ये इधर के 4 से 6 हो गए, ओके, फिर इधर नापते गए ये इधर, तो 6 तो यहाँ तक हो चुके थे, यहाँ पे 2 हो चुके थे, यहाँ पे 6 और ये 5 हो गया, ये 11, तो पेरीमीटर क्या हो गया 11 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या समझे, पेरीमीटर मतलब भुजाओं का योग, ये होता है पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर, अरे तो तुम समझ गए होगे, हाफ, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर ये होता है a + b + c बटा 2। अगर ये भुजा a है, ये b है, ये c है, तो इनके योग का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, है ना, a b c। तो पेरीमीटर परिमाप a + b + c, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप a + b + c बटा 2। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एकदम ट्रायंगल का। और आपको ना एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है, 2 4 5 बार अपने जो नोट्स बनाओगे तुम लिख रहे हो उनको दोहराना है, कुछ नहीं छूट रहा। आप ये मत सोचना वैसे सर ने कुछ छोड़ दिया होगा यार, कल को जो मैं सवाल लगाऊंगा या लगाऊंगी जब दिक्कत आएगी मैं नया कंसेप्ट दिख जाएगा, फिर नया कुछ भरोसा रखो, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, बाकी जो आगे चैप्टर भी कंप्लीट थोड़ा ना हुआ ट्रायंगल का, पर बेसिक जो प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल वो मैंने आपको अभी बता दी है। अब आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायंगल से जुड़ी हुई चीज़ें। तो आप निष्फिक्र रहिए, जो पढ़ा दिया है इसका रिवीजन करिए, एकदम घोट के पी जाइए। बेसिक कुछ नहीं, ज़्यादा थोड़ी ना है, हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज है।